हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 44 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नैना अभी सिर्फ 6 दिन की थी। पूरा फार्म हाउस खुशियों से चहक रहा था। रोशनी और सिद्धार्थ अपनी जान से प्यारी बेटी के लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े और खिलौने खरीदने बाजार निकले थे। जाते वक्त सिद्धार्थ ने त्रिशा की ओर देखा। एक ऐसी मुस्कान दी जैसे वो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। त्रिशा घर पर नैना को पालने में झुला रही थी। तभी फार्म हाउस की लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। वह मुस्कुराते हुए रिसीवर उठाई। शायद उसे लगा कि सिद्धार्थ का फ़ोन होगा, यह पूछने के लिए कि नैना सोई या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने त्रिशा की दुनिया उजाड़ दी। क्या आप सिद्धार्थ कपूर की रिश्तेदार बोल रही हैं? दिल्ली हाईवे पर उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। त्रिशा के हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया। वह पागलों की तरह हॉस्पिटल के गलियारों में दौड़ी। आईसीयू के अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। मशीनें लगातार बीप कर रही थी, जो बता रही थी कि रोशनी और सिद्धार्थ की ज़िंदगी की डोर बस टूटने ही वाली है। त्रिशा सबसे पहले रोशनी के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी रूह कांप गई। वहीं रोशनी के चेहरे पर दर्द था, पर त्रिशा को देखते ही उसकी आंखों में एक संतोष चमक आ गया। उसने बहुत मुश्किल से त्रिशा का हाथ पकड़ा और अपनी कांपती आवाज़ में बोली, त्रिशा, मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ वह सच है। सोचा था कि सिद्धार्थ आपसे जब सच कहेंगे तो मैं आपको मुस्कुराते हुए देखूंगी, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। त्रिशा, सिद्धार्थ ने आपको धोखा नहीं दिया है। वह तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने यह सब सिर्फ आपके लिए किया, ताकि दुनिया आपको बांझ ना कहे और आप भी खुद को ना कोसे। त्रिशा का दिल तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रोशनी ने कहा, जाते जाते बस आपसे एक भीख मांगती हूँ। नैना को जन्म भले मैंने दिया है, पर वह सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी है। उसे अपनी बेटी बनाकर अपने आंचल में रखना। उसे कभी सच नहीं मालूम होना चाहिए कि वो मेरी बेटी है। वह आपकी और सिद्धार्थ की बेटी है। दुनिया को यही पता होना चाहिए। उसका ख्याल रखना त्रिशा, वरना हमारी सारी कुर्बानियाँ राख हो जाएगी। अचानक रोशनी की धड़कनें बंद हो गई। त्रिशा फुट फुट कर रोने लगी। फिर वह भारी कदमों से सिद्धार्थ के पास गई। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू थे, पर उनमें त्रिशा के लिए असीम सम्मान था। त्रिशा हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रही थी, पर सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वो अपनी गहरी और दर्द भरी आवाज़ में कहा, पागल, तुम तो मेरी जान हो, मेरा प्यार हो। काश काश कुछ और वक्त मिल जाता, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था त्रिशा। पर नैना में तुम्हें हमेशा मैं दिखाई दूंगा। उसे कभी सच मत बताना। दुनिया तुम्हें अब बांझ नहीं कहेगी। तुम अब शान से जियोगी। बस एक वादा करो, तुम अपना अधूरा सपना पूरा करोगी। तुम एक काबिल वकील बनकर दिखाओगी। यह सिद्धार्थ के आखिरी शब्द थे। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा था। त्रिशा ने अपनी आंखों के कोनों को साफ किया, पर सिद्धार्थ की तस्वीर पर गिरे वो आंसू गवाही दे रहे थे कि आज की लड़ाई महज एक कानूनी केस नहीं, बल्कि उसके प्यार और सम्मान की अग्नि परीक्षा है। उसने एक गहरी सांस ली और तस्वीर को चूमकर मेज पर रख दिया और बोली, सिद्धार्थ, आपने हमेशा मुझे एक काबिल वकील के रूप में देखना चाहा। आज तक मैंने जो भी केस जीते वो शायद मेरी काबिलियत के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन अब मृत्युंजय का केस लड़कर मैं आपकी नज़रों में वो काबिलियत साबित कर दूंगी। अब यह केस मेरा वजूद है। वही रनावत मेंशन। नैना और मृत्युंजय अब तक पूजा की चौकी पर बैठे थे। घर का कोना कोना मंत्रों की गूंज से पवित्र हो रहा था। तभी पंडित जी ने आरती संपन्न करते हुए कहा, यजमान, अब आप पूजा का यह सिद्ध सिंदूर अपनी पत्नी के मांग में भरिए। यह आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति का प्रतीक होगा और महादेव की कृपा से आप दोनों का साथ जन्म जन्म तक बना रहेगा। पंडित जी की बात सुनकर मृत्युंजय के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। उसके दिमाग में नैना के साथ अलग होने का वादा घूमने लगा।
वहीं नैना की आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि आज महादेव ने उनके इस अटूट रिश्ते पर अपनी मुहर लगा दी है। तभी सुलक्षणा जी ममता से बोली, मृत्युंजय बेटा, इतना सोच क्या रहे हो? पंडित जी जैसा कह रहे हैं वैसा करो। यह रस्म तुम दोनों के नए सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है। मृत्युंजय ने भारी मन से सिंदूर उठाया और धीरे से नैना की मांग भर दी। जैसे ही सिंदूर नैना की पेशानी पर सजा, उसकी आंखों से दो आंसू छलक कर गालों पर आ गिरे। वह अपनी भीगी नज़रों से मृत्युंजय को देखने लगी, जैसे कह रही हो, हम एक बार फिर एक हो गए मिस्टर रानावत। मृत्युंजय को उसके आंसू देखकर दिल में एक टीस उठी, पर अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं को पत्थर के पीछे छिपाया और चेहरा गंभीर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मोना के लिए यह सब देखना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जैसे ही मृत्युंजय ने नैना की मांग भरी, मोना का दिल तड़प उठा। गुस्से और ईर्ष्या की आग में जलते हुए उसने झटके से अपना वो हाथ पीछे खींच लिया जिसे वीर ने बड़े प्यार से थाम रखा था। मोना बिना कुछ कहे तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गई। वीर ने एक ठंडी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, इतना आसान नहीं है मोना को अपने सांचे में ढालना। वहीं मोना बाहर गार्डन में एक बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का सैलाब था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह कौन है। वह बिना उसे देखे रूंधे हुए गले से बोली, प्लीज़ वीर, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। क्यों तुम साए की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? मोना की आवाज़ में जो तलखी थी उसने वीर को एक पल के लिए खामोश कर दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और मोना की आंखों में देखते हुए बड़ी शांति से कहा, मैं तुमसे भला क्या चाहूँगा? मुझे तो बस लगा कि तुम्हें शायद मेरी ज़रूरत होगी। वीर की बात सुनकर मोना के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई और बोली, एक मिनट, तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों हो रही है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी? वीर, हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। कल रात पहली बार हमने बात की थी। मैं अपने गम में डूबी हुई थी और तुमने बस एक सहारा दिया। तो इसे कुछ और समझने की भूल मत करना। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरा एमजे ही रहेगा। अगर तुम कुछ और सोच रहे हो तो अभी अपनी गलतफहमी दूर कर लो। मोना की इतनी सख्त बातों के बाद भी वीर के चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान आई। वह बड़े आराम से बेंच पर बैठते हुए बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो मोना? मोना की आंखें गुस्से से फैल गई। वह बोली, मोना किसी को चैलेंज नहीं करती, क्योंकि मोना अपने बराबर वालों को चैलेंज करती है और तुम मेरी कैटेगरी में नहीं आते हो। वीर ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, लगता है तुम डर गई हो। मतलब मैं तुमसे क्यों डरूंगी? मोना ने तुनक कर पूछा। वीर ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब झुककर कहा, तभी तो जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती है। तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे क्रश ना हो जाए। यह सुनते ही मोना के चेहरे के हाव भाव अजीब से हो गए। वह चिढ़कर बोली, ओह रियली वीर रघुवंशी, तुम मुझे जानते ही कितना हो। कोई भी इंसान मेरी फीलिंग्स को बदल नहीं सकता। वीर ने पासा फेंका, तो चलो देख लेते हैं। मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ वक्त बिताओ। अगर तुम्हारी फीलिंग्स ना बदल जाए, वादा है ये वीर रघुवंशी तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई तो तुम्हें खुद आकर मुझे किस करना होगा। बोलो, मंजूर है? उसकी बातें सुनते ही मोना तो जैसे कुछ देर पहले का सारा दर्द ही भूल गई थी। कहाँ वह रो रही थी और अब उसे वीर की बातों पर हंसी आ रही थी। वह बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी? बिल्कुल भी नहीं, और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल के लिए थैंक यू, पर मैं अपने एमजे को कभी नहीं भूल सकती। तो ये बकवास करना बंद करो। मोना वहाँ से जाने लगी। तभी वीर पीछे से जोर जोर से हंसा। वह उकसाते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि विक्टर की बेटी अपने डैड जैसी सख्त और जिद्दी होगी, कभी हार ना मानने वाली। लेकिन तुम तो एक मामूली से रघुवंशी से डर गई। अच्छा है, हारने से पहले ही मैदान छोड़ रही हो। इससे बड़ी हार और क्या ही होगी। वीर जानता था कि मोना को कैसे ट्रिगर करना है। मोना के कदम वहीं जम गए।
वह मुड़कर वापस आई और वीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, ऐसी बात है तो ठीक है, लगी शर्त, बदल के दिखाओ मेरे दिल को, वादा है मोना खुद आकर तुम्हें किस करेगी। वीर ने भी उसी तेवर में कहा, सोच लो, भारी पड़ जाएगा। मोना के चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास था। वह बोली, तुम्हें सोचना चाहिए था, मैं नहीं सोचती। वीर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो दोस्ती करोगी? शर्त जीतने के लिए मुझसे मिलना तो होगा। मोना ने बिना झिझक अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। डन। मोना के चेहरे पर जहां खुद पर यकीन था, वहीं वीर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने आधी बाजी अभी से ही जीत ली हो। मोना उसे एक आखिरी तीखी नज़र से घूरते हुए जैसे ही पलटी, वीर ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने झटके से मोना की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मोना संभल भी नहीं पाई और सीधे वीर की मजबूत सीने से जा टकराई। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। वीर शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे अभी तो तुमने डन कहा था, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था। अब तुम्हारी फीलिंग्स बदलने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही होगा, वरना पत्थर जैसा दिल पिघलेगा कैसे। और सुनो, शर्त के हिसाब से अब तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती, बल्कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वीर ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली और मोना को अपनी ओर थोड़ा और झुकाया। अचानक मोना को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी धड़कनें किसी भागते हुए घोड़े की तरह तेज हो गई। वीर उसके चेहरे के इतना करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें मोना की त्वचा को छूने लगी। वीर फुसफुसाते हुए, ये क्या, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब तुम्हारी धड़कनें इतनी स्पीड क्यों पकड़ रही है? मोना हकलाते हुए बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। हटाओ अपने हाथ मेरी कमर से, वरना हाथ तोड़ दूंगी मैं। तुम जानते नहीं मेरे डैड को। वीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। लो, तुम तो अपने डैड की धमकी देने लगी, यह तो अच्छी बात नहीं है। मोना के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस बेबसी और गुस्से से वीर को घूरती रही। वीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज रात हम डिनर पर चलेंगे। मोना खामोश रही। वह हाँ नहीं करना चाहती थी, पर उसका दिल ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वीर उसकी खामोशी का मतलब समझ गया। वह कहा, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाने से पहले वीर ने एक ऐसी हरकत की जिससे मोना का वजूद सिहर गया। उसने धीरे से अपनी नाक को मोना की नाक से रगड़ा और एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान देकर उसे छोड़ते हुए वहां से चला गया। मोना वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे उसके दिल ने एक धड़कन मिस कर दी हो। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद को संभाला। नहीं, मैं सिर्फ अपने एमजे से प्यार करती हूँ। मैं इस लड़के की बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। यह बस एक चैलेंज है जिसे मैं जीत कर ही रहूंगी। वहीं नैना अपने भाई सौर, वीर, नायरा और अपनी सहेली अदिति के साथ बात कर रही थी। वहीं पास के सोफे पर बैठा मृत्युंजय की गहरी नजरें नैना पर जमी हुई थी। आज नैना की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसकी मांग में सजे ताजे सिंदूर ने जैसे उसके चेहरे पर एक रूहानी नूर ला दी हो। मृत्युंजय चाह कर भी अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। तभी अदिति ने शरारत से नैना के कान में फुसफुसाया, नैना, तुम्हारे मिस्टर रनावत तो बस तुम्हें ही निहारे जा रहे हैं। लगता है आज उनके दिल के समंदर में तुमने बड़ी हलचल पैदा कर दी है। नैना ने जब तिरछी नज़र से मृत्युंजय की ओर देखा तो मृत्युंजय ने फौरन शक पकाकर अपनी नज़रें फेर ली। नैना मन ही मन मुस्कुरा उठी। मेरे मिस्टर रनावत बहकते भी हैं और बहक कर खुद को संभालना भी जानते हैं। तभी सौर ने घड़ी देखते हुए कहा, गुड़िया, अब हमें निकलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। मृत्युंजय तो हमसे बात करने से रहा, तो अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वीर ने भी नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ गुड़िया, अब हमें चलना चाहिए। और तुम सुनो, चिंता मत करना, तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मोना अब बहुत जल्द हट जाएगी। तुम बस अपने और मृत्युंजय पर ध्यान देना। कल से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और हम सब बिजी हो जाएंगे, फिर मिलना मुश्किल होगा। नैना का मन यह सुनकर उदास हो गया। वह दिल से चाहती थी कि मृत्युंजय उसके भाइयों से बात करे, उनके बीच की कड़वाहट खत्म हो, पर मृत्युंजय तो जैसे पत्थर का बुत बन गया था। जैसे ही सौर, वीर, नायरा, अदिति, काव्या मेंशन की दहलीज पार करने वाले थे,
अचानक पूरे हॉल में मृत्युंजय की कड़क और भारी आवाज गूंजी। रुको। सौर और वीर के कदम दहलीज पर ही जम गए। मृत्युंजय के दोनों हाथ उसकी जेब में थे और वो बड़े आराम से अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। मृत्युंजय धीमी पर गहरी आवाज में कहा, क्या बात है साले साहब, बस अपनी बहन से मिलकर जा रहे हो, जरा हमसे भी तो मिल लो। यह सुनते ही पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मृत्युंजय रनावत ने कुछ ऐसा कहा है। यह पहली बार था जब उसने सौर और वीर को साले साहब कहकर पुकारा था। नैना की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मृत्युंजय ने उसे एक नज़र देखा। वह उसे उदास नहीं देख सकता था। वो समझ गया था कि नैना के चेहरे की यह खामोश उदासी उसके भाइयों की वजह से थी। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली और सबके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, देखो, मुझे रघुवंशियों से सख्त नफरत है और हमेशा रहेगी। मेरा दिल इस मामले में कभी नहीं बदलने वाला, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के चेहरे पर उदासी भी देखी नहीं जाती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि नैना यह सोचकर उदास हो कि उसका पति उसके भाइयों की इज्जत नहीं करता। सौर और वीर खामोश थे। मृत्युंजय की नज़रें अब और भी पैनी हो गई। वह बोला, सौर, वीर, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम सब को सारा सच मालूम है। मृत्युंजय रनावत से कुछ छुपता नहीं है और जो छुपाने की कोशिश करता है वो बेवकूफ़ होता है। ये कहते हुए मृत्युंजय की नज़र अगस्त पर गई। अगस्त ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। उसे मालूम था कि मृत्युंजय को अंदाज़ा हो गया है कि उसने सौर और वीर को सच पता होने वाली बात उससे छिपाई थी। मृत्युंजय ने अपनी बात जारी रखी और कहा, तुम भाई बहन सब एक जैसे ही हो। मेरा सच मालूम चला और तुम लोगों का व्यवहार ही बदल गया। खैर, अच्छी बात है, क्योंकि पृथ्वी रघुवंशी अब अकेला हो चुका है और मैं यही चाहता था। उसने सौर और वीर के करीब जाकर उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा, तुम दोनों मेरे घर के अंदर खड़े हो। यही इस बात का सबूत है कि मैंने तुम दोनों को बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, इसलिए दिल पर ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता भले ही पूरी तरह ना बदले, लेकिन सच यही है कि कुछ चीज़ें बिना बदले भी वैसी ही रहती है। सौर ने एक गहरी और बोझिल सांस ली। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह मृत्युंजय के करीब आया और धीमी आवाज़ में कहा, मृत्युंजय, हम तो तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हैं। मुझे याद है बचपन में हम दोस्त हुआ करते थे। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। फिर भी हो सके तो हमें एक मौका देना। अगर हमसे कुछ भी बन पड़ा तो हम अपनी गुड़िया के खातिर तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। इतना कहते कहते सौर्य का गला रूंध गया। उसने अचानक अपने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज़ में कहा, बस एक विनती है, मेरी गुड़िया का हाथ कभी मत छोड़ना। नैना यह सब देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाई। वीर, जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, उसने भी आज पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़े। वो कहा, हाँ मृत्युंजय, मेरी गुड़िया का हाथ मत छोड़ना। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, पागलों की तरह। प्लीज़। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगस्त, अदिति, काव्या और बाकी सबकी आंखें नम हो गई। मृत्युंजय, जो अब तक सख्त बना खड़ा था, इन दोनों भाइयों की बेबसी देखकर अंदर तक हिल गया। पर वह मृत्युंजय रनावत था। उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना बखूबी आता था। उसने आगे बढ़कर धीरे से उन दोनों के हाथ नीचे किए। उसके चेहरे पर एक हल्की पर गहरी मुस्कान आई। वह रुआब के साथ बोला, अपनी गुड़िया के बारे में इतना मत सोचो। उसके बारे में सोचने के लिए मृत्युंजय रनावत अकेला ही काफ़ी है। अब तुम दोनों यहाँ हो तो ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मुझे भावुक होना आता नहीं है, ना ही मुझे ये सब पसंद है। उसने दोनों के कंधे पर हाथ रखा और हॉल की तरफ इशारा किया और कहा, चलो हम सब बैठकर खाना खाते हैं। रनावत मेंशन से कोई खाली पेट जाए, यह मुझे मंजूर नहीं है। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, खासकर नैना के चेहरे पर।
वहीं पृथ्वी रघुवंशी अपने आलीशान केबिन की कांच की दीवार के पास खड़े होकर भोपाल शहर को ऐसे देख रहे थे मानो वह उनकी मुट्ठी में हो। बाहर की हलचल और कोर्ट में होने वाले हंगामे से बेखबर उनके चेहरे पर एक बर्फीली शांति थी। खन्ना भी उनके साथ ही था। वह अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मालिक, कल से कोर्ट की पहली हियरिंग बस शुरू होने वाली है। सारी तैयारियां हो चुकी है। क्या आप भी कोर्ट में जाएंगे? पृथ्वी जी ने अपनी आंखों का चश्मा ठीक किया और एक गहरी ठंडी सांस ली और बोले, खन्ना, जहाँ शिकारी को पता हो कि जाल में चूहा ही फंसने वाला है, वहाँ शिकारी को खुद जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे 4 जाबाज वकील वहाँ मौजूद होंगे जिन्होंने आज तक हार का स्वाद नहीं चखा। ये केस महज 2-4 तारीखों का मेहमान है। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे बोले, 20 साल पहले मेरी बेटी त्रिशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, लेकिन आज वह उस मृत्युंजय के लिए मुझसे लड़ रही है। इस बार मैं उसे हारते हुए देखना चाहता हूँ खन्ना। उसे पता चलना चाहिए कि पृथ्वी रघुवंशी से बगावत की कीमत क्या होती है। खन्ना ने सिर झुकाकर सहमति जताई और कहा, मालिक, वकीलों का भी यही कहना है कि मृत्युंजय के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। 20 साल पुराने जख्मों को साबित करने के लिए जिस गवाह की जरूरत है वह तो कभी मिलेगा ही नहीं। जैसे ही खन्ना ने सबूत और गवाह की बात की, पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो रूह कांपा दे। वो धीरे से मोरे और खन्ना की आंखों में देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहें, तुम मेरे बेटे अर्जुन की बात कर रहे हो ना खन्ना? खन्ना की नजरें झटके से झुक गई। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। पृथ्वी जी गुरूर के साथ बोले, खन्ना, तुम मेरे राजदार हो। मेरा परिवार समझता है कि अर्जुन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सच सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है। अर्जुन पूरी तरह अंडरग्राउंड है। दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून या वह मृत्युंजय रनावत कभी मेरे बेटे तक नहीं पहुंच सकता। जब तक अर्जुन नहीं मिलेगा, 20 साल पुरानी साजिश कभी साबित नहीं होगी। उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया जैसे वह किसी का गला घोट रहे हो। वह मुस्कुराते हुए बोले, मृत्युंजय न सिर्फ यह केस हारेगा, बल्कि पूरे देश के सामने उसका और उसके खानदान का नाम एक बार फिर मिट्टी में मिल जाएगा। वह देशद्रोही का बेटा था और हमेशा ही रहेगा। एक पल के लिए केबिन में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ सोचकर पृथ्वी जी ने कहा, खन्ना, ये जंग सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर नहीं, बाहर भी जीती जानी चाहिए। मीडिया को हैंडल करो। जैसे हियरिंग शुरू हो, बाजार में यह खबर फैल जानी चाहिए कि मृत्युंजय रनावत सिर्फ अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। मीडिया को इस केस का बतंगर बनाने में देर नहीं लगनी चाहिए। खन्ना ने सिर झुकाया और अपने आईपैड पर कुछ नोट्स चेक किए। वह बोला, जी मालिक, मीडिया तो बाहर भूखे भेड़ियों की तरह इंतजार कर रही है। वह आपसे रूबरू होना चाहते हैं, लेकिन मैंने साफ कह दिया है कि रघुवंशी खानदान तारीखों पर नहीं, फैसलों पर बात करता है। उन्हें कह दिया गया है कि उनके हर सवाल का जवाब फाइनल हियरिंग के दिन खुद ब खुद मिल जाएगा। पृथ्वी जी ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उन्होंने अपना कोट ठीक किया और आईने में अपना अक्स देखा। एक ऐसा इंसान जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था। वह बोले, सही किया। रनावत समझ रहे हैं कि उन्होंने एक बुझती हुई राख को हवा दी है, पर उन्हें अंदाजा नहीं कि इस आग में सबसे पहले वह खुद जलेंगे। कल कोर्ट में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी और वह रनावत का छोरा मिलकर कौन सा नया तमाशा खड़ा करते हैं। वहीं मृत्युंजय अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। इस वक्त वह अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। सफ़ेद शर्ट के ऊपर वह डार्क सूट पहन रखा था जो उसकी शख्सियत को और भी निखार रहा था। वह दबे पांव पीछे से आई और उसने अपनी कोमल बाहों में मृत्युंजय को पीछे से घेर लिया। मृत्युंजय का हाथ जो अपनी टाई ठीक कर रहा था वहीं रुक गया। वह धीमी और गहरी आवाज में कहा, ये क्या स्वीटहार्ट, बिना बताए सीधा धमाका। अगर मैं गिर जाता तो? नैना ने अपना चेहरा उसकी पीठ से सटा लिया और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, आप कभी नहीं गिर सकते मिस्टर रनावत, क्योंकि मैं आपकी ढाल हूँ। फिर वो भावुक होकर बोली, थैंक यू सो मच। मृत्युंजय के हाथ की हलचल रुकी। उसने आईने में नैना का चमकता हुआ चेहरा देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ पलटा। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही थैंक यू की बारिश हो रही है। इस बार किस बात के लिए? नैना ने कहा, अब बनिए मत,
आज आपने मेरे भाइयों को माफ़ कर दिया, उन्हें गले लगाया। मैं इस बात से इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मुझे लगा नहीं था कि आप कभी उन्हें साले साहब कहेंगे। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली और नैना के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ तो मैंने उन्हें बहुत पहले ही कर दिया था। उनकी क्या गलती थी जो मैं उन्हें सज़ा देता। बस बात यह थी कि जब भी मैं उन्हें देखता था तो मुझे उनसे चिढ़ हो जाती थी। उनका एटीट्यूड बिल्कुल पृथ्वी रघुवंशी जैसा था, तो मेरा गुस्सा होना तो बनता ही था, है ना। नैना मुस्कुरा दी। वह जानती थी कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक बहुत ही नर्म दिल इंसान छिपा है। उसने उसके आंखों में झांकते हुए बोली, मिस्टर रनावत, आप ऊपर से जितने पत्थर दिल बनने की कोशिश करते हैं ना, अंदर से उतने ही मोम जैसे हैं। थैंक यू मुझे और मेरी खुशियों को समझने के लिए। मृत्युंजय उसके माथे पर एक किस किया और अपनी बाहों में समेट लिया। वहीं कुछ देर बाद मृत्युंजय के ऑफिस का माहौल इस वक्त किसी जंग के कंट्रोल रूम जैसा था। केविन का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। अंदर मृत्युंजय, अगस्त और विपिन मौजूद थे। तभी सामने सोफे पर त्रिशा और रणविजय जी आकर बैठ गए। त्रिशा के चेहरे पर एक अजीब सी कसमकस थी। वह चाह कर भी मृत्युंजय से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी नज़रों में एक शर्मिंदगी थी, एक मलाल था। मृत्युंजय उसकी हालत समझ रहा था। उसने त्रिशा को अनकंफर्टेबल महसूस न कराने के लिए अपनी नज़रें फाइलों पर ही टिकाए रखी। उसका पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ केस पर था। रणविजय जी और त्रिशा ने मिलकर केस की अब तक की प्रोग्रेस मृत्युंजय को समझानी शुरू की। एक वकील होने के नाते त्रिशा बता रही थी कि अदालत में किस गवाह पर ज़्यादा जोर देना है और किस सबूत पर सबसे लंबी बहस छिड़ सकती है। वह धीमी आवाज़ में बोली, मृत्युंजय, सच तो यह है कि हमारे पास मौजूद दस्तावेज बहुत कमज़ोर है। ये 20 साल पुराने कागज़, कुछ धुंधली तस्वीरें और आधे अधूरे पेपर्स ये कोर्ट में सिर्फ शक पैदा कर सकते हैं, यकीन नहीं। पृथ्वी रघुवंशी के वकील इन्हें एक पल में फेंक करार दे देंगे। रणविजय जी ने भी सिर हिलाते हुए सहमति जताई। उन्हें पता था कि वे एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। अगस्त और विपिन भी परेशान थे, पर मृत्युंजय के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे कुछ बोलता न देख त्रिशा बोली, चलो ठीक है, कल कोर्ट में मिलते हैं। रणविजय जी के साथ वो केबिन से बाहर निकल गई। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अगस्त कुछ बोलता उससे पहले केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही कुणाल अंदर दाखिल हुआ, अगस्त और मृत्युंजय की भव्य हैरानी से तन गई। कुणाल के चेहरे पर अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो पर शब्द साथ ना दे रहे हो। अगस्त उसे देखकर खुशी से झूम उठा और तुरंत उसके पास जा पहुंचा। वह बोला, कुणाल, तुम यहाँ? मतलब तुम गए नहीं? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने रुकने का फैसला किया। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और अगस्त की आंखों में देखते हुए बोला, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन एक भाई को अपने भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं रुक गया। मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। अगस्त की आंखों में नमी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे कुणाल को कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, थैंक यू भाई, मेरी बात और मेरी मजबूरी को समझने के लिए। कुणाल ने धीरे से अगस्त को अलग होकर मृत्युंजय की तरफ देखा। मृत्युंजय के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे। कुणाल धीमी आवाज में कहा, मिस्टर रनावत, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ या कैसे शुरुआत करूँ, लेकिन आपकी इस लड़ाई में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। यह सुनते ही मृत्युंजय के सख्त चेहरे पर एक बहुत ही हल्की पर सच्ची मुस्कान आई। वो अपनी जगह से उठा और कुणाल के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, थैंक यू कुणाल, इसलिए नहीं कि तुम मेरे साथ हो, बल्कि इसलिए कि तुमने अगस्त को माफ़ कर दिया। और याद रखना, मेरे लिए जैसे अगस्त है वैसे ही तुम भी हो। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, इसलिए मुझे मिस्टर रनावत नहीं, एमजे कह सकते हो। कुणाल ने सिर हिलाया और माहौल की गंभीरता को समझते हुए बोला, शुक्रिया एमजे, मुझे पूरा यकीन है कि जीत आपकी ही होगी, लेकिन मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात करने आया हूँ। मृत्युंजय की पैनी नज़र कुणाल के चेहरे पर टिक गई। वो समझ गया था कि कुणाल क्या कहना चाह रहा है नैना के बारे में। कुणाल साफ लहजे में कहा, नैना और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं रहा है, वह सिर्फ एक पुराना अतीत था। प्लीज़ एमजे, आप नैना को कभी मत छोड़िएगा, वह आपसे बहुत प्यार करती है, शायद खुद से भी ज़्यादा। मृत्युंजय ने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, कुणाल, तुम उसकी चिंता मत करो, यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। तीनों के चेहरे पर आज पहली बार
एक जैसी मुस्कान थी। कल से कोर्ट की गहमा-गहमी शुरू होने वाली थी, इसलिए आज की शाम सुकून और मोहब्बत के नाम थी। जहां एक तरफ अदिति, अगस्त और वीर मोना अपनी अपनी डिनर डेट की तैयारियों में मशगूल थे, वहीं नैना ने रनावत मेंशन की छत को एक जन्नत में तब्दील कर दिया था। उसने पूरे टेरेस को सफ़ेद और लाल गुलाबों से सजाया था। हल्की पीली रोशनी तारों की तरह टिमटिमा रही थी। मृत्युंजय जब ऑफिस से थका हारा मेंशन पहुंचा तो उसे घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। फ्रेश होकर जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसकी नज़रें नैना को ढूंढने लगी। उसने पूरे घर में देखा पर नैना कहीं नज़र नहीं आई। वो फ़ोन लगाया और पूछा, स्वीट हार्ट कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नैना धीमी और मदहोश आवाज़ में बोली, जरा टेरेस पर तो आइए मिस्टर रनावत। मृत्युंजय ने बिना कोई सवाल किए अपने कदम टेरेस की तरफ बढ़ा दिए। जैसे उसने टेरेस का दरवाज़ा खोला, उसके कदम वहीं ज़मीन से चिपक गए। हवा में गुलाबों की भीनी खुशबू घुली हुई थी और बीचों बीच एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर का सेटअप था। लेकिन मृत्युंजय की आंखें तो वहीं ठहर गई जहां नैना खड़ी थी। आज उसने साड़ी या सूट नहीं बल्कि एक रेड कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था। वह गाउन नैना के बदन पर किसी ढलते सूरज की तरह लग रहा था। खुला गला, कंधों पर गिरती जुल्फे और वह सुर्ख लाल रंग। नैना आज जितनी हॉट लग रही थी उतनी ही सेक्सी भी। मृत्युंजय का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पत्थर दिल रनावत आज अपनी पत्नी की खूबसूरती के आगे पूरी तरह हार चुका था। नैना ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसकी कदम की आहट मृत्युंजय की धड़कनों से ताल मिला रही थी। वह पूछी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज मिस्टर रनावत? आप तो बस बुत बने खड़े हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। मृत्युंजय को तो जैसे होश ही नहीं था। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें नैना के चेहरे पर टिका दी। एक तरफ जहां मेंशन की छत पर मृत्युंजय और नैना का प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगस्त ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने शहर के सबसे शांत कोने में एक बेहद खूबसूरत जगह चुनी थी। मध्यम संगीत, फूलों की खुशबू और मोमबत्तियों की रोशनी। अगस्त दिल थाम कर अदिति का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अदिति उस लोकेशन पर पहुंची, उसका दिल बाग बाग हो गया। उसने एक रॉयल लुक वाला चूड़ीदार सूट पहना था। वह सादगी में भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे अगस्त की नज़र उस पर पड़ी, उसकी दुनिया वहीं ठहर गई। वह अपनी छिपकली को बस निहारता ही रह गया। वह धीरे धीरे अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ाने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख अदिति की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसने घबराहट में अपनी मुठ्ठियां भींच ली और नजरें झुका ली, क्योंकि अगस्त की आंखों में आज एक अलग ही मदहोशी थी, एक ऐसी तलब जो अदिति को अंदर तक पिघला रही थी। अगस्त ने झटके से उसके कमर में हाथ डाला और उसे अपने सीने से चिपका लिया और अदिति के कान के पास झुककर कहा, आज तो तुम कयामत लग रही हो छिपकली। सच कहूँ तो आज मुझे खुद को रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है, सो प्लीज़ आज मुझे रोकना मत। अदिति का चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। उसने बनावटी गुस्से में अगस्त के सीने पर अपनी नन्ही मुट्ठी से वार किया और बोली, बेशरम, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे सताने का और ऐसी बातें करने का। अगस्त ने जवाब देने की बजाय एक पल में अदिति को अपनी बाहों में उठा लिया। वह चौंक गई और उसके गले में हाथ डाल दिए। वह हैरानी से बोली, अगस्त, यह क्या है? मैं खुद चल सकती हूँ ना, उतारो मुझे। अगस्त गहरी आवाज़ में कहा, आज कुछ भी नहीं अदिति, आज सिर्फ तुम सुनोगी और मैं बोलूँगा। आज तुम्हें चलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम मेरे दिल के रास्ते पर हो। अगस्त की बातों में वह ठहराव और गहराई थी कि अदिति के पेट में मीठी मीठी गुदगुदी होने लगी। वह चुपचाप उसकी आंखों में खो गई। अगस्त उसे लेकर डाइनिंग टेबल तक आया और बड़ी नज़ाकत से उसे चेयर पर बिठाया। खुद भी उसके सामने बैठ गया और कुछ ही पलों में टेबल लजीज खानों से सज गया। वहीं वीर ने भी आज की शाम खुले आसमान के नीचे एक पहाड़ी की चोटी पर प्लान की थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस ठंडी हवाएं और दूर टिमटिमाते शहर की रोशनी थी। वीर अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था। पूरा 1 घंटा बीत चुका था। वह चिढ़कर बोला, लगता है नहीं आएगी, जिद की पक्की है, शायद उसे मेरी शर्त की परवाह ही नहीं है। वह हार मानकर वहां से उठने ही वाला था, तभी पत्थरों पर सैंडल की खटखटा की आवाज़ गूंजी। वह झट से पलटा और वहीं जम गया।
सामने मोना खड़ी थी। आज उसने एक बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना था। बालों में हल्का सा गजरा और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी। मोना उस अंधेरी रात में किसी चांद के टुकड़े जैसी लग रही थी। वीर की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह मुस्कुराया और अपनी जेब में हाथ डालकर उसके करीब आया और कहा, पूरे 1 घंटे लेट हो तुम। ऐसे नहीं चलेगा, मेरी मेहनत बेकार चली गई। मोना बेरुखी से बोली, मैं यहाँ आ गई, यही काफ़ी है। अगर तुम्हारे चैलेंज की बात नहीं होती तो मैं मरते दम तक यहाँ नहीं आती। वीर उसकी कड़वी बातों पर गुस्सा होने की बजाय खिलखिलाकर हंसा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर मोना के चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे किया। उसका स्पर्श होते ही मोना के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वीर मदहोश आवाज में कहा, एक चैलेंज के लिए तुम इतनी खूबसूरत लग सकती हो और मेरी बात मानकर यहाँ तक आ सकती हो, तो जरा सोचो, जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा उस दिन तुम मेरे लिए क्या करोगी। मोना एक पल के लिए उसकी आंखों की गहराई में खो गई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर वही पुरानी शक्ति लौट आई। वह बोली, इतना आगे का सोच कर रखा है तुमने, ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है मिस्टर वीर रघुवंशी। अब चलो भी, डिनर करना है या मैं यहीं से वापस लौट जाऊं। वीर ने एक तिरछी मुस्कान दी और हाथ के इशारों से उसे टेबल की तरफ ले गया। वह मन ही मन बोला, हारने की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो रात शुरू हुई है। वही नैना ने मखमली कदमों से मृत्युंजय के करीब आकर अपने कोमल हाथ उसके सीने पर रखे। उसकी धड़कनें मृत्युंजय की हथेलियों के नीचे सुर मचा रही थी। वह पलकें झपकाते हुए पूछी, बताइए ना मिस्टर अनावत, कैसा लगा आपको मेरा यह छोटा सा सरप्राइज। मृत्युंजय ने बिना एक पल गवाए नैना की पतली कमर में हाथ डाला और उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी अब नाम मात्र की थी। वह गहरी आवाज में कहा, भला मेरी स्वीटहार्ट की पसंद की कोई भी चीज खराब हो सकती है क्या, लेकिन यह सब की क्या जरूरत थी स्वीटहार्ट। नैना मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए बोली, जरूरत थी। कल से आप कोर्ट और केस में इतने बिजी हो जाएंगे कि चाहकर भी मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। और वैसे भी हमारे पास बचे ही कितने पल हैं। जो भी पल मिले हैं मैं उन्हें आपके साथ पूरी खूबसूरती से जीना चाहती हूँ। आज की शाम सिर्फ हमारे प्यार के नाम, प्लीज़। आज कोई बंदिश नहीं, कोई पुराना वादा नहीं और कोई कर्तव्य नहीं, बस मैं और आप। मृत्युंजय खामोशी से नैना की आंखों में झांक रहा था, जहाँ उसे प्यार, उम्मीद और ढेर सारे जज्बात तैरते नजर आ रहे थे। नैना उसे बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। मृत्युंजय के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी मुस्कान आई। उसने बिना कुछ कहे अपने होठ नैना के माथे पर टिका दी और एक लंबा, गहरा और रूहानी किस किया। वह बोला, ठीक है, आज की शाम मेरी स्वीटहार्ट के नाम। नैना के चेहरे पर जीत की खुशी खिली ही थी कि मृत्युंजय थोड़ा और झुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी मदहोशी छा गई। उसने नैना के कान के पास अपने होठ ले जाकर बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, लेकिन सोच लो, मेरी होने की कीमत बहुत भारी होगी आज की रात। मृत्युंजय की बातों में जो इशारा था उसने नैना के वजूद में आग लगा दी। वह शर्म से लाल हो गई और अपनी नजरें झुकाकर झट से अपना चेहरा मृत्युंजय के चौड़े सीने में छुपा लिया। उसकी धड़कनें अब और भी तेज भागने लगी थी। मृत्युंजय ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया, जैसे वह उसे दुनिया की हर नफरत से बचाकर अपनी मोहब्बत की पनाह में रख लेना चाहता हो। आज की रात अजीब थी। शहर के 3 अलग अलग कोने में 3 अलग कहानियां लिखी जा रही थी। कहीं नफरत की दीवारें पिघल रही थी तो कहीं पुरानी यादों के जख्मों पर मरहम लग रहा था। लेकिन रनावत मेंशन के टेरेस पर तो जैसे प्यार की बारिश हो रही थी। डिनर खत्म होते ही नैना ने एक बहुत ही मध्यम और रोमानी संगीत बजा दी। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ मृत्युंजय की ओर बढ़ाया और मृत्युंजय ने भी बिना एक पल गवाए उससे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। आज मृत्युंजय रनावत ने खुद को हर जंजीर से आज़ाद कर दिया था। वो देख रहा था कि यह पल उसकी स्वीटहार्ट के लिए कितनी कीमती है। वह बस अब पलक नैना को निहारे जा रहा था, जैसे उसकी हर मुस्कान और उसकी आंखों की चमक को हमेशा के लिए अपनी रूह में कैद कर लेना चाहता हो। नैना की नज़रें भी मृत्युंजय से नहीं हट रही थी, लेकिन उन नज़रों में आज एक डर था, यह हसीन पल कहीं खो न जाए। उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी नमी उतर आई। मृत्युंजय ने जैसे ही उसकी नम आंखें देखी,
उसके नाचते हुए कदम ठहर गए। उसने कुछ पल तक खामोशी से नैना के मासूम चेहरे को देखा, फिर धीरे से झुककर अपने होठ उसकी भीगी हुई पलकों पर रख दिया। वह स्पर्श इतना कोमल था कि नैना के शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। मृत्युंजय के होठ धीरे धीरे उसकी पलकों से उतरकर नैना के कांपते हुए होठों तक जा पहुंचे। नैना ने एक लंबी सांस ली और अपनी बाहें मृत्युंजय की गर्दन के चारों ओर कस दी। उस एक पल में सारी दुनिया, सारी नफरत और सारे पुराने दर्द धुएं की तरह उड़ गए। दोनों एक दूसरे की मदहोशी में खो चुके थे। चांदनी रात, मध्यम संगीत और ठंडी हवाएं, जैसे सब ठहर सा गया था। भोपाल की यह सुबह आम सुबह जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही हवाओं में एक भारीपन था। कोर्ट परिसर के बाहर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। न्यूज चैनलों की ओबी बैन और पत्रकारों की हुजूम किसी युद्ध के मैदान जैसा मंजर पेश कर रहा था। तभी दो चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। एक तरफ से काली एसयूवी से मृत्युंजय रनावत उतरा। सफ़ेद शर्ट, काला कोट और आंखों पर गहरा चश्मा। उसके चेहरे पर वह खामोश तूफान जिसे देख अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाए। उसके पीछे अगस्त और उसकी लीगल टीम थी। दूसरी तरफ से पृथ्वी रघुवंशी अपने सफ़ेद मर्सिडीज से उतरे। चेहरे पर वही पुरानी सातिर मुस्कान और आंखों में सत्ता का घमंड। जैसे ही दोनों मीडिया की नज़रों में आए, सवालों की बौछार शुरू हो गई। माइक और कैमरे ने उन्हें घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर रनावत, क्या आज सच में रघुवंशी खानदान का पर्दाफाश होगा? अगस्त मीडिया को रोकते हुए कहा, आप सभी के सवालों का जवाब कोर्ट के अंतिम फैसले से मिल जाएगा। अभी हमें अंदर जाने दीजिए। अगस्त और मृत्युंजय बिना रुके कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ गए। वहीं मीडिया ने पृथ्वी रघुवंशी को घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर रघुवंशी, क्या 20 साल पुराना सच आज आपको सलाखों के पीछे ले जाएगा? पृथ्वी रघुवंशी बेहद शांत स्वर में कहा, कौन सा सच? मुझे तो ऐसे किसी सच की जानकारी नहीं है। शायद मृत्युंजय रनावत को अपना डूबता हुआ बिजनेस बचाने के लिए सुर्खियों की जरूरत है, इसलिए वह लोगों का ध्यान भटका रहा है। देख लेते हैं कि जीत सच्चाई की होती है या किसी के झूठे आरोपों की। पृथ्वी रघुवंशी बड़े आत्मविश्वास के साथ अंदर चले गए, पर मीडिया के गलियारों में अब नई कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। वह जोर शोर से यह सवाल उठाने लगे थे, अगर पृथ्वी रघुवंशी इतने ही पाक साफ है तो उनकी अपनी सगी बेटी त्रिशा और उनके पोते सौर और वीर उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? वही रघुवंशी विला। त्रिशा काले कोट में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। सामने का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। सामने मीरा जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान थी और हाथ में दही मिश्री का प्याला। त्रिशा की आंखें फटी की फटी रह गई। आज से पहले वो सैकड़ों केस लड़ने गई, पर मीरा जी ने कभी खुशी खुशी उसे विदा नहीं किया था, ना ही कभी कोई शगुन किया था। पर आज माहौल अलग था। मीरा जी स्नेह से बोली, मुंह मीठा करके निकलो त्रिशा, आज तुम वो करने जा रही हो जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारी भाभी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देगी। त्रिशा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने झुककर मीरा जी के पैर छुए और दही मिश्री का प्रसाद ग्रहण किया। पास ही रणविजय जी भी पूरी तरह से रेडी थे। मीरा जी ने उनका भी मुंह मीठा किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक दृढ़ विश्वास के साथ घर की दहलीज पार की। पीछे मीरा जी ने दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें तब तक देखा जब तक उनकी गाड़ी ओझल नहीं हो गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अदालत का कमरा किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं था। त्रिशा और रणविजय जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गवाहियां हुई, पुराने दस्तावेज खंगाले गए, लेकिन 20 साल पुराने जख्मों को साबित करने के लिए जितने ठोस सबूत की जरूरत थी वो कम पड़ रहे थे। पृथ्वी रघुवंशी अपनी कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठे थे। उनके चेहरे का गुरूर गवाही दे रहा था कि उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। उन्हें मालूम था कि जब तक अर्जुन दुनिया के सामने नहीं आता, मृत्युंजय का हर वार खाली जाएगा। भले ही कोर्ट में अंधेरा था, पर रनावत और रघुवंशी परिवार की युवाओं के दिलों में उजाले हो रहे थे। वीर और मोना, इन दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वीर के तेवर और मोना की बदली हुई फितरत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। उन्होंने अभी तक प्यार का इजहार तो नहीं किया था, पर मोना को अब वीर के साथ सुकून देने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि हक मांगना नहीं पड़ता, बल्कि वीर जैसा कोई उसे खुद दे देता है। वहीं अगस्त और अदिति, इनकी नोकझोंक अब शादी के मंडप तक पहुंच चुकी थी। दोनों की शादी फिक्स हो गई थी और वहीं कुणाल और नैना का भी रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। पूरा परिवार अब एक था। नैना की दुआएं और सबका साथ मृत्युंजय के पीछे था, लेकिन कानून सिर्फ
भावनाओं पर नहीं चलता। त्रिशा बेहद परेशान थी क्योंकि जज साहब ने साफ कर दिया था कि अगर अगली हियरिंग में कोई आई विटनेस या ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया तो केस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। पृथ्वी रघुवंशी की जीत अब महज एक कदम दूर थी। उन्हें लगा कि उन्होंने बाजी जीत ली है, पर वो भूल रहे थे कि किंग ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं फेंका था। मृत्युंजय के केबिन में भारी सन्नाटा था। अगस्त की आंखों में चिंता थी। उसने मृत्युंजय की ओर देखते हुए वो सवाल पूछ ही लिया जो काफी देर से उसके दिमाग में घूम रहा था। वह बोला, एमजे, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि किंग अर्जुन रघुवंशी को ढूंढ पाएगा? वह 20 सालों से गायब है, दुनिया के लिए मर चुका है। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। उसने दराज से अपनी सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और एक लंबा कस खींचकर धुआं हवा में छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा यकीन था। वह ठंडे लहजे में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वह अर्जुन को ढूंढ लेगा। किंग का शिकार जहाँ भी छिपा हो उसकी नज़रें उस तक पहुँची जाती है। अर्जुन चाहे जमीन के नीचे दबा हो या किसी नई पहचान के पीछे, वह अब ज़्यादा वक्त तक किंग की पहुँच से दूर नहीं रह पाएगा। फिर मृत्युंजय अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुका और विपिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, विपिन, तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इस बार एक छोटी सी भी चूक हमें बहुत भारी पड़ेगा। यह केस मुझे किसी भी हाल में जीतना है। विपिन ने कहा, आप रिलैक्स रहिए बॉस। फिलहाल तो पृथ्वी रघुवंशी इसी गुमान में है कि केस पूरी तरह उसी के पक्ष में जा रहा है। उसने अब तक कोई गंदी चाल चलने का प्लान नहीं बनाया है क्योंकि उसे लग रहा है कि आपकी दलीलें कमज़ोर है। मृत्युंजय के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने सिगरेट की राख झाड़ी और गहरी आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ विपिन, इसलिए तो मैं उसे इस इल्यूजन में रखना चाहता हूँ। मैं जानबूझकर कोर्ट में खुद को कमज़ोर दिखा रहा हूँ ताकि उसे लगे कि वो जीत रहा है। जब इंसान को जीत का यकीन हो जाता है तो वो लापरवाह हो जाता है और यही मेरी असली चाल है। उसे लापरवाह रहने दो ताकि वह कोई नई साजिश न रचे। लेकिन फिर भी वह बुढ़ा बहुत शातिर है, उसकी नस नस में जहर है, इसलिए उस पर 24 घंटे नजर रखना। पूरे केबिन में अब साजिशों की बू आ रही थी। जहां पृथ्वी रघुवंशी अपनी निश्चित जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं मृत्युंजय रनावत उसके ताबूत की आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर चुका था। वहीं एक ऐसी अनजान जगह जिसका पता गूगल मैप्स पर भी नहीं था। अर्जुन रघुवंशी वहां खुद को सबसे सुरक्षित समझ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जैसे उसने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठने के लिए अंगड़ाई ली, अचानक उसे अपने कमरे का तापमान में एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसकी नज़र सामने की तरफ गई, उसकी सांसें उसके हलक में ही अटक गई। वह बुरी तरह ठिठक गया। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। कमरे के हर कोने में साय की तरह ब्लैक पोशाक पहने नकाबपोश गार्ड्स खड़े थे। उनके हाथों में लेटेस्ट वेपन्स थे जो पलक झपकते ही किसी के भी पर खच्चे उड़ा सकते थे। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात उन गार्ड्स के सीने पर लगा हुआ ब्राउच था, एक चमकदार ड्रैगन का निशान। अर्जुन के पसीने छूटने लगे क्योंकि वो जान चुका था कि यह निशान सिर्फ एक ही इंसान का है, किंग। उसकी नज़र धीरे से कमरे के बीचों बीच रखे सोफे पर पड़ी। वहाँ वो शख्स बड़ी शान और रुआब के साथ बैठा था जिसका होना ही मौत के आगाज का सबूत था। चेहरे पर वही खौफनाक ड्रैगन मास्क और उसकी काली गहरी नजरें अर्जुन के वजूद को जैसे अंदर तक चिर रही थी। वेदांश वहाँ किसी अमराज की तरह बैठा था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही धड़कने की आवाज़ हथौरे जैसी सुनाई दे रही थी। उसके गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। वह बुरी तरह हकलाते हुए बस इतना ही कहा कि किंग। वेदांश के चेहरे पर उस ड्रैगन मास्क के पीछे एक तिरछी और जानलेवा मुस्कान उभरी। उसने सोफे पर बैठे बैठे अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखी और बेहद शांत पर खौफनाक लहजे में बोला, नींद पूरी हो गई अर्जुन रघुवंशी। तुम्हें सच में क्या लगा था कि तुम इस चूहे के बिल में छुप कर बैठोगे और तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा? शायद तुम भूल गए हो कि जब किंग अपना शिकार करने निकलता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं और दीवारें खुद ब खुद रास्ता दे देती है। अर्जुन का शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। मौत को इतना करीब देखकर उसका बचा कुचा हौसला भी टूट गया। वो धीरे से बेड से उतरा और लड़खड़ाते हुए घुटने के बल वेदांश के सामने बैठ गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारना किंग। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कसम से। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपसे जुड़ा हो। फिर मुझे इस तरह पकड़ने का क्या मतलब है? मुझे जाने दीजिए। वेदांश जोर से हंसा
पर इस बार उसकी हंसी में ही कारक थी। उसने अर्जुन की ठुड्डी को अपनी पिस्तौल की नली से ऊपर उठाया और बेहद नफरत से बोला, अरे अरे अरे, तुम तो पहले ही ढेर हो गए। मुझे तो लगा था कि थोड़ा विरोध करोगे, थोड़ा रघुवंशी वाला तेवर दिखाओगे, लेकिन अफसोस, तुम तो अंदर से खोखले निकले, इतनी जल्दी घुटनों पर आ गए। तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी है कि किंग को खुद चलकर तुम्हारे बेडरूम तक आना पड़ा। वेदांश की आंखें अब गहरी लाल हो चुकी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने अर्जुन के चेहरे के करीब झुककर फुसफुसाया, दुश्मनी तो मुझे भी लगा था कि तुमसे सीधी नहीं है अर्जुन रघुवंशी, लेकिन तुम्हारी हिस्ट्री के पन्ने बहुत गंदे हैं। तुमने जो राज दबा रखे हैं उनकी कीमत चुकानी होगी। और याद रखो, किंग कभी छोटा मोटा शिकार नहीं करता। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो समझ लो तुम्हारी बर्बादी का दस्तावेज तैयार हो चुका है। अर्जुन की गिड़गिड़ाहट का वेदांश पर कोई असर नहीं हुआ। वेदांश ने बस अपनी उंगलियों से एक हल्की सी चुटकी बजाई। वह इशारा मिलते ही कमरे में खड़े किंग के खूंखार बॉडीगार्ड से भेड़ियों की तरह अर्जुन पर टूट पड़े। कमरे की दीवारें अर्जुन की चीखों से थरा उठी। वह रहम की भीख मांगता रहा, चिल्लाता रहा, पर वेदांश के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। वो शांत बैठा अपनी घड़ी की टिक टिक सुन रहा था, जैसे उसे इस खूनी खेल में कोई गहरा सुकून मिल रहा हो। जब अर्जुन का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया और उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई, तब वेदांश ने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को रुकने का संकेत दिया। बॉडीगार्ड्स पीछे हट गए। अर्जुन फर्श पर अधमरा पड़ा था। उसके चेहरे और शरीर से बहता खून उस आलीशान कालीन को लाल कर रहा था। वह बुरी तरह हाफ रहा था। उसकी एक आंख सूजकर बंद हो चुकी थी। वेदांश धीरे से सोफे से उतरा और फर्श पर पड़े अर्जुन के चेहरे के ठीक सामने झुका। उसकी आंखों की लाल चमक ड्रैगन मास्क के पीछे से और भी डरावनी लग रही थी। वेदांश एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, मैजिक फार्मूला। जैसे ये दो शब्द अर्जुन के कानों में पड़े, उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसकी फटी फटी आंखें खौफ से और भी फैल गई। वह कांपती और टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, मेरे पास वो नहीं है किंग, मैं कुछ नहीं जानता। वेदांश ने झटके से अर्जुन के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसका सिर पीछे की तरह झटका। वह दहाड़ते हुए कहा, झूठ मत बोल अर्जुन रघुवंशी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तूने उस मैजिक फार्मूला को कहाँ छुपाया है, या फिर उसे किस मोटी रकम के बदले किसके हाथों बेच दिया। बताओ वो फार्मूला कहाँ है, वरना याद रखना अगली चुटकी तेरे जिंदा जलने का इशारा होगी। अर्जुन की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि आज वो अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं निकल पाएगा, जब तक कि वह उस फार्मूले का राज नहीं उगल देता। उसके चेहरे से बहता खून उसकी आंखों में जा रहा था, पर उसे पूछने की भी हिम्मत उसमें नहीं बची थी। वेदांश की आंखों में मौत का नंगा नाच देखकर अर्जुन को समझ आ गया कि वह किसी साधारण गुंडे के हाथ नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खौफनाक इंसान के चंगुल में है। वहीं वेदांश मुट्ठी कसते हुए कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो फार्मूला कहाँ है? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा उस आग में झोंक दूंगा जो तूने 20 साल पहले लगाई थी। अर्जुन की सिसकियाँ और भी तेज हो गई। वो सिसकते हुए कहा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ किंग, मुझे छोड़ दीजिए। वो मैजिक फार्मूला मैंने अपने पास नहीं रखा है, मैंने उसे बेच दिया था। वेदांश की आंखों में एक चमक आई। उसने अर्जुन के सिर को थोड़ा ढीला छोड़ा। किसको, किसके हाथों बेचा तूने? अर्जुन ने जो नाम लिया उसने वेदांश को झटका दे दिया। शिव और वह दोनों हैरान रह गए। क्या होगा आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।